जो आपसे बिहार से लेकर और दिल्ली तक वक्फ बिल पर जो घमासान मचा है उसमें नीतीश बाबू एक अहम रोल है, नीतीश कुमार का। इसलिए आपके जरिए आप बिहार की सियासत को बहुत नज़दीक से देखे हैं, समझे हैं, समझते हैं। ज़रा आपसे समझूं कि आखिर सोचा क्या होगा नीतीश बाबू ने। देखिए, नीतीश बाबू ने क्या सोचा होगा इससे पहले यह जानना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा होगा। जी। नरेंद्र मोदी ने 2014 में बीजेपी का अपना बहुमत था, 2019 में बीजेपी का अपना प्रचंड बहुमत था, लेकिन 2019 में सारे जो विवादित इशूज थे उनके, भाजपा और संघ परिवार के, सबको एक एक करके लागू किया। लेकिन वक्फ बिल को उस समय इंट्रोड्यूस नहीं किया, उस समय नहीं किया। वो चाहते तो अगर नीतीश साथ देते, चंद्रबाबू नायडू तो खैर उस समय थे भी नहीं, या और सहयोगी दल साथ देते नहीं देते कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी खुद ही अपने आप में सक्षम थी, वो करवा ले जाती। लेकिन उस समय नहीं किया। इस समय क्यों किया? इस समय एक तो यह है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में बहुत ही बेचारा और असहाय राजनीतिक बन के रह गए हैं। उनकी पार्टी के नेतृत्व पर उन लोगों का वर्चस्व कायम हो गया है जो अंदर से भाजपा और संघ परिवार के विचारों के साथ है। चाहे राजीव रंजन सिंह ललन कह सकते हैं, समाजवादी थे, कर्पूरी जी के साथ थे, चेला थे और सब कुछ थे, लेकिन मानसिक तौर पे तो ये लोग वही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। और नीतीश कुमार नेतृत्व एक तरह से संजय झा है। संजय झा तो बेसिकली विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते थे यहाँ दिल्ली में। अरुण जेटली के आदमी थे। अरुण जेटली ने उनको भेजा था वहाँ पे नीतीश कुमार और उनके बीच में संपर्क बनाए रखने का काम करने के लिए। पहले सुशील मोदी भी करते थे, अब संजय झा करने लग गए थे। तो ये इनके हाथ में आज पार्टी का नेतृत्व है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनका मोदी का मकसद मेन रूप से ये है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को उनके अपने तथाकथित जो सीमित होता गया है या जो भी है जनाधार है, उसके सामने एक्सपोज कर देना कि देखो भैया ये कुछ करने के लायक है नहीं, हमारी बात नहीं कर सकते। ये रहेंगे तो संघ परिवार और बीजेपी के साथ रहेंगे, सीधी सी बात ये है। और उसमें इनकी मजबूरी बन गई, चूंकि आज की तारीख में अब इतनी बार पलटी मार चुके हैं, अपने क्रेडिबिलिटी को खत्म कर चुके हैं। शरीर स्वास्थ्य नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, मानसिक स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है। कई कई बार क्या क्या कर जाते हैं वो, क्या क्या बोल जाते हैं वो। अब इसके बाद उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। संजय ठीक कर रहे थे, उनके पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है कि अब वो हाँ में हाँ ही करना होगा उनको। आप मत भूलिए कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो रामविलास पासवान ने तो कम से कम इतना साहस दिखाया था कि उन्होंने सरकार छोड़ दी थी, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही थी, एनडीए के साथ बनी रही थी। तो उस समय भी उन्होंने था, ऐसा नहीं है। अब सवाल यही है कि अच्छा, दूसरा ये कि उनकी सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप बता रहे थे कि भाई विधानसभा में चुनाव में दर्जन भर लोगों को या 14-15 लोगों को टिकट दिया, लेकिन कोई नहीं जीता। लोकसभा में भी मुझे लगता है कि एक को दिया था टिकट, वो भी नहीं जीत पाया उनका। लेकिन फिर भी एनडीए की जीत में जो नीतीश कुमार का रोल था, उनका चाहे कुर्मी, कोयरी या अत्यंत पिछड़ी जातियों का समर्थन था, जनाधार था, या मुसलमानों का भी छिटपुट जो भी था उनकी पार्टी के लिए, वो लोग वोट दिलाते थे, उसमें वो थोड़ा बहुत इनको मिलता था। उनका उम्मीदवार भले न जीत पाए, तो एक तो ये था। अब वो धीरे धीरे, सबसे बड़ी दुखद बात ये हो रही है राजीव जी, जी। नरेंद्र मोदी और संघ परिवार अपनी रणनीति में यहीं पे सफल हो रहा है। वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो अब इस तरह की जो घटनाएं होगी कि अब वो बता सकेंगे, आराम से बता सकेंगे, देखो जी कांग्रेस और आरजेडी जो है या लेफ्ट उनका जो है गठबंधन, ये मुसलमानों की पक्षधर हैं, ये वक्फ की सारी जमीन जायदाद उनको देने के पक्षधर हैं, और हम हिंदुओं के पक्षधर हैं। आपको मैं बताऊं, 2014 के चुनाव से लेकर के अभी तक जो संघ के कार्यकर्ता होते थे, गांव गांव में जा करके, यूपी और बिहार में खास तौर से दलित बस्तियों में जा जा करके कि देखो जब हमारी सरकार आएगी तो ये जो मस्जिद खड़ी हुई है ये सब हिंदुओं की जमीन पे बना हुआ है, ये सब मंदिरों की जमीन पे बना है, तोड़ करके बनाया गया, ये सब हम लोग ढहा देंगे और ऐसा कानून लाएंगे कि ये जमीन तुमको मिल जाएगी, दलितों को मिल जाएगी, अत्यंत पिछड़ी जातियों को मिल जाएगी। अब वो बात बड़े मन से कहेंगे, बिहार के चुनाव में घूम घूम के कहेंगे देखो जब बात आई तुमको कुछ देने के लिए, तो ये लोग एकदम खिलाफ खड़े हो गए। जाकर के लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा विरोध किया इन्होंने, मुसलमानों के पक्ष में खड़े हुए। अब उस पर यह है कि
विपक्ष जो है, राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद हो, या लेफ्ट के लोग हैं, ये लोग किस हद तक अपनी बात को सामाजिक न्याय की ताकतों तक पहुंचा पाते हैं। दलित हैं, ओबीसी हैं, एमबीसी हैं, उनके बीच में कि देखो ये संघ जो है तुम्हारे हितों का विरोधी है। जब भी तुमको कुछ देने की बात आती है तो ये दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और ये कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो तफरका पैदा करे। अब उस पर अगर काउंटर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उनकी सफलता इसी में है। नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की सफलता इसी में है कि वो हिंदू और मुसलमान के बीच में पोलराइज करने में सफल होते हुए जा रहे हैं। और ये जो तथाकथित जनता दल यू के नेता थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवालों से भाग उठ खड़े हुए, मुझे लगता है कि इनको कहा गया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बताने के लिए कहा गया होगा कि देखो जी, नीतीश कुमार जी के दबाव में 4 संशोधन उन्होंने मान लिए थे, इसलिए हम लोग तैयार हो गए समर्थन देने के लिए। लेकिन जब सवाल करने लग गए लोग कि भाई क्या ये इसलिए भी था, क्या ये भी संशोधन में था आपके कि वो 2 सदस्य जो गए वक्फ बोर्ड में वो हिंदू समाज से होंगे या अदर देन मुस्लिम्स होंगे, तब बौखलाहट मची उनके अंदर। तो वो तो खैर उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। असल बात यह है कि आप हिंदुओं को कितना समझा पाते हैं कि ये जो इशूज हैं वो हम किसी की तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सच है उसका साथ दे रहे हैं। किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसका साथ दे रहा हूं, और इससे किसी दलित का, किसी ओबीसी का, किसी एमबीसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर आप ये समझा लेते हैं। और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो कवायद चल रही है, ये अगर भारी पड़ गया, बेरोजगारी का सवाल, परीक्षाओं में धांधली और परीक्षा रद्द करने का सवाल, बेरोजगारी या पलायन रोकने का सवाल, अगर ये मुद्दे हावी हो गए और इन पर चढ़ गए, वक्फ बोर्ड हो या, आप सबसे बड़ी बात देखिए, जितने भी इनके विवादित इशूज थे, चाहे 3 तलाक का कानून हो, 370 का को संविधान से हटाने की बात हो, या राम मंदिर की बात हो, उससे हिंदुओं का कुछ भला हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा बना दिया कि जैसे हिंदू साहित्य, अरे साहब बड़ा अच्छा हो गया, 370 हट गया, अरे साहब 3 तलाक कानून हट गया। अरे भाई 3 तलाक कानून हट गया तो उसमें आपको क्या फर्क पड़ा? आपकी सेहत पे, हमारी जयशंकर गुप्ता की सेहत पे क्या फर्क पड़ा है? लेकिन ये उसको इतना इनका कनफुकवा तंत्र और मीडिया इनके साथ है जो इतना प्रभावशाली तरीके से पहुंचा देते हैं लोगों में, तो उसमें इनकी कामयाबी उसी में हो जाती है। उसको विपक्ष काउंटर नहीं कर पाता है। उसको विपक्ष के पास चूंकि संसाधन भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है, और कहने में मुझे झिझक नहीं है कि संगठन भी नहीं है जो आपकी बातों को जनता के बीच में, अपने जनाधार के बीच में भी पहुंचा सके। ऐसा कुछ ताना बाना नहीं बना पाए हैं लोग, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए नीतीश कुमार का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मालूम नहीं है। चुनाव के बाद जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में ही या चुनाव के बाद उनका कुछ बड़ा रह नहीं जाएगा। उनकी पार्टी हो सकता है कि खंड खंड भी हो सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। उसको बांध के रखने की कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी तबीयत और खराब होती जाएगी। तो भाजपा की कोशिश होगी कि उसमें से बड़े तबके को अपने साथ ले ले, अपने साथ शामिल कर ले। अब जिस ढंग से सरेंडर किया है लोगों ने, तो उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि अभी लोग तो दाएं बाएं भी देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसमें से जो सामाजिक न्याय या धर्मनिरपेक्षता के जो पक्षधर लोग हैं, वो लोग हो सकता है कि अगर बात बढ़ेगी तो शायद वो महागठबंधन के पक्ष में आ सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा माहौल यही बताना होगा कि भैया ये मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये संविधान का सवाल है। और जैसा प्रशांत कह रहे थे ना, ये बड़ा कंट्राडिक्टरी होगा ये। सुप्रीम कोर्ट इस पर तो विचार करेगा ही करेगा कि भाई जो 1991 का पूजा स्थल अधिनियम है, उसका कहीं ये अतिक्रमण तो नहीं करने वाला है वक्फ संशोधन विधेयक, क्योंकि उसमें तो है कि यथास्थिति बहाल रखी जाएगी उसके पहले की। तो ये वक्फ विधेयक में आप कह देंगे कि साहब नहीं ये तो बना है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा जरूर वक्फ बोर्ड के बारे में भी जो कहा जाता है कि साहब कभी कभी ऐसे ऐसे क्लेम कर देते हैं, जैसे अब भाजपा के लोग उठाते हैं, बार बार कहते हैं संसद पर भी क्लेम कर दिया कि संसद भी हमारी जमीन है। दूसरी बात है, राज्यसभा में जो सबसे बड़ी बात है जो रामगोपाल यादव ने उठाई थी, समाजवादी पार्टी के जो है, उन्होंने कहा था कि भाई देखिए जंगल इन्होंने बेच दिया सारा, सरकारी जितनी ये थे उपक्रम थे सब लगभग बेच चुके हैं। अब कहाँ का बेचें, तो अब वक्फ भूमि इनको दिखाई दे रही है कि वक्फ
के पास बहुत बड़ा जमीन का भंडार है। अब उसको इनको अडानी अंबानी और अपने चहेते पूंजीपतियों को बेचना है। आपको पता ही है कि जो मुंबई में अंबानी जी का जो एंटालिया बिल्डिंग है वो यतीम खाने पर बनी है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर लेकर के मुकदमा लंबित है। तो मुझे लगता है कि ये अधिनियम बन जाने के बाद तो शायद वो मुकदमा भी शायद पता नहीं उसका हश्र क्या होगा। तो ये सारी बातें हैं, अगर ये बातें अपोजिशन ढंग से लोगों तक पहुंचा सके कि भैया इसका मतलब मामला जो ये कह रहे हैं वो बात नहीं है। असल बात है कि जो इनका क्रोनिक कैपिटलिज्म है, पूंजीपति इनके जो साथ के हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये तरीके खोजते हैं और उसी के जरिए ये करना चाहते हैं। दूसरा है कि मुसलमानों को ये मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं बार बार कि तुम इस देश में रह तो सकते हो लेकिन रहोगे तो दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहोगे, और उस पर हमारे हिंदू समाज के लोगों को खुशी होगी। यही इनका मुख्य मकसद है और अभी तक की जो हालत है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कामयाब होते हुए दिखाई। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ संविधान के आर्टिकल की बात हो रही है और क्या